हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज आप लोगों को क्लास 10th द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के एक्सरसाइज पर ले चलते हैं। तो आज एक्सरसाइज का लेक्चर फर्स्ट होगा, जिसमें आपको आपके बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई हैं उनके सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है संक्षेप में लिखे, यानी कुछ क्वेश्चन टॉपिक हैं उनको संक्षेप में लिखना है। तो जैसे जूसेपी मैसनी, काउंट कैमिलो दे काबूर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रीय संघर्ष में महिलाओं की भूमिका। तो राइट इन ब्रीफ, राइट ए नोट ऑन यूजेफ मैसनी, काउंट कैमिलो दे काबूर, द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रैंकफर्ट संसद, द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। तो फर्स्ट देखते हैं जूसेपे मैसनी के बारे में। तो जूसेपे मैसनी एक इतालवी क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। 1807 में इनका जन्म जिनेवा में हुआ था। यह कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 वर्ष की आयु में उन्हें 831 में निर्वासन के लिए लुगुरिया में लुगुरिया में इन्होंने क्रांति किया था, जिसके बदले उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया, या उन्हें कहें कि यहाँ से निकाल दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि जब उन्हें बहिष्कृत किया गया तो उसके पश्चात इन्होंने बर्न में यंग यूरोप और मार्सेई में यंग इटली नामक भूमिगत संगठनों की स्थापना की, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी राज्यों के समान विचार वाले युवा बने। इन्होंने इटली के एकीकरण का प्रारूप तैयार किया, या कहें कि इन्होंने इटली के एकीकरण का सबसे पहले प्रारूप प्रस्तुत किया था, और उसके बाद जो है इनका जो प्रयास था वो असफल हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं गिउसेप्पे मैसनी। गिउसेप्पे मैसनी वाज इन एन इटालियन रिवोल्यूशनरी born in Geneva 1807. He was a member of the Secret Society of the Carbonari. At the age of 24, he was sent to exile in 1831 for attempting a revolution of Liguria. He founded an underground society named Young Italy in Marseille or Young Europe in Bern, whose members was like minded young men from Poland, France, Italy, and the German states. It drafted the unification of Italy, यानी इटली के यूनिफिकेशन का ड्राफ्ट इन्होंने सबसे पहली बार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है काउंट कैमिलो दे काबूर। तो काबूर सार्डिनिया पीटमांड राज्य का मुख्यमंत्री था। आपको बताया गया था पढ़ाते समय कि ये उसका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकजुट करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। या तो ना तो क्रांतिकारी था, ना ही डेमोक्रेटिक समर्थक था, यानी ना ही लोकतांत्रिक था। इतालवी अभिजात वर्ग के कई अन्य धनी और शिक्षित सदस्य की तरह वह इतालवी भाषा से बेहतर फ्रेंच भाषा को बोलता था। काबूर ने फ्रांस के साथ सावधानीपूर्वक एक कूटनीतिक गठबंधन किया था, और उसका परिणाम हुआ कि 1859 में सार्डिनिया पीटमांड ने ऑस्ट्रियाई सेना को हराने में सफलता प्राप्त की और ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग से इटली के उत्तरी भाग को मुक्त कराया। तो काबूर का जो योगदान है वो योगदान है कि इन्होंने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक गठबंधन कराया, जिसके परिणाम स्वरूप 1859 में सार्डिनिया पीटमांड जो है ऑस्ट्रिया को पराजित करने में सफल। आगे देखते हैं काउंट कैमिलो दे काबूर। काबूर वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीटमांड स्टेट हु लीड द मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन द रीजन ऑफ इटली. He was neither a revolutionary nor a democratic, like many other wealthy and educated members of the Italian elites. He spoke French, ठीक है ना, much better than did Italian. He engineered a careful democratic alliance with French, with helped Sardinia Piedmont defeat a Austrian force in 1859 and thereby free north parts of Italy from Austrian Habsburg. जो इटली का नॉर्थ पार्ट था उसे ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग से इसने क्या कराया, मुक्त कराया या फ्री कराया। थर्ड नंबर पर है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान यानी ग्रीक। तो यह आंदोलन 1821 से 29 के बीच ऑटोमान साम्राज्य के खिलाफ ग्रीक क्रांतिकारियों द्वारा छेड़ी गई। तो याद रखना है
यूनानी स्वतंत्रता संग्राम जो है किसके खिलाफ था? ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ था। यह आज़ादी का एक सफल युद्ध था। यूनानियों को पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा समर्थित किया गया, जबकि कवियों कलाकारों ने ग्रीक को यूरोपीय सभ्यता का पालना माना। अंततः याद रखना है कि 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि ने ग्रीक को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की थी। तो ये आप यहाँ चित्र पर देख सकते हैं, ग्रीक का पार्ट क्या है। ये आपका फ्रांस है, यहाँ पर स्पेन है, ये फ्रांस है, ये इटली है और ये इधर कोने में यूनान है। ठीक है ना। तो ये पूरा यूरोप का पार्ट है। इस यूरोप के पार्ट में यहाँ पर इटली है, ठीक, सॉरी यूनान है। ठीक है, इटली के जस्ट बगल में। सी नंबर इसका देखेंगे, द ग्रीक वार इंडिपेंडेंस, दिस वाज ए सक्सेसफुल वार ए इंडिपेंडेंस वेस्ड बाय ग्रीक रिवोल्यूशनरीज बिटवीन 1821 and 1829 against to Ottoman Empire. The Greek were supported by the West European country, while poet and artist held Greek as the cadre of European civilization. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greek and independence nations. नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैंकफर्ट संसद है, इसके बारे में आपको बताया गया था, फिर इसको भी देखते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद एक अखिल जर्मन नेशनल असेंबली थी जो विभिन्न जर्मन क्षेत्रों से संबंधित मध्यम वर्ग के पेशेवर, व्यापारी और समृद्ध कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। यानी जर्मनी के एकीकरण से पहले वहाँ के जो समृद्ध व्यापारी लोग थे उन्होंने एक सार्वजनिक जर्मन नेशनल असेंबली बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि हम लोग मतदान करेंगे, उसके माध्यम से ये गठित की जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यह फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल के चर्च में 18 मई 1848 को बुलाई गई। फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल के चर्च में 18 मई 1848 को बुलाई गई थी। इस सभा ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का गठन किया। इस सभा ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का गठन किया जिसका नेतृत्व संसद के अधीन राजतंत्र के अधीन किया गया। यानी इसमें याद रखना, संसद के अधीन राजतंत्र मतलब राजा रहेगा। हालांकि इसे अभिजात वर्ग सेना का विरोध का सामना करना पड़ा। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जब फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को इसके लिए बुलाया गया तो उन्होंने क्या किया कि राजा का समर्थन कर दिया और इनका विरोध कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि मध्यम वर्ग का प्रभुत्व, मतलब इसके अलावा चूंकि यह मध्यम वर्ग के प्रभुत्व में था इसलिए इसने अपना जनाधार खो दिया और 31 मई 1849 को इसे भंग करने के लिए मजबूर किया गया। तो द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, it was an all German national assembly formed by the middle class professionals, businessmen and prosperous artisans belonging to the different German regions. It was converted on 18 May 1848 in the church of St. Paul in the city of Frankfurt. The assembly drafted a constitution for a German nation to be headed by the monarchy, subject to a parliament. However, enforced opposition from the artisan of military. Also, as it was dominated by the middle class, it lost its most support base. In the end of the forced in disband on 31 May 1849. अब आगे देखें महिलाओं की इस राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। तो इसमें देखेंगे महिलाओं को राजनीतिक अधिकार का विस्तार करने का मुद्दा उदारवादी आंदोलन के भीतर विवादास्पद रहा। यानी ये बड़ा विवादास्पद था जिसमें वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रियता से भूमिका ली थी। 9th में आपने पढ़ा था इसके बारे में, ओलंप द गूज आदि उनके द्वारा अनेक क्लब बनाए गए थे। ठीक है ना। महिलाओं ने अपने स्वयं के राजनीतिक संघों की स्थापना की, यानी क्लबों की स्थापना की, समाचार पत्रों की स्थापना की, राजनीतिक बैठकें की और प्रदर्शनों में उन्होंने भाग लिया। इसके बावजूद भी उन्हें विधानसभा, यानी जो राष्ट्रीय सभा है या विधानसभा है, वहां मत देने के अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई तो वहां महिलाओं को सिर्फ आगंतुक के रूप में बुलाया गया और उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में पीछे की लाइन पर खड़ा रखा गया। द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, द इशू ऑफ extending political rights of women was a controversial
controversial one within the liberal movement, in which a large number of women and participates actively over the years. Women had formed their one political association, founded newspaper, and taken part in political meetings and dominations. Despite these, they were denied denied suffrage during the education इलेक्शन ऑफ द असेंबली, यानी इनको असेंबली में अधिकार नहीं दिया गया. व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वर्टेड इन द चर्च ऑफ एस.टी. पाउल, वुमेन वेयर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर दैट स्टैंड इन द विजिटर गैलरी, यानी उन्हें विजिटर गैलरी में स्टैंड रखा गया और वो एक ऑब्जर्व के रूप में उन्हें यहाँ शामिल किया गया. तो पहला क्वेश्चन पूरा हुआ. अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. व्हाट सेटअप steps did the French revolutionaries take the create a sense of collectivity identity among the French people, यानी फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का जो भाव है वो कैसे पैदा हुआ. तो सामूहिक पहचान के भाव के बारे में हमें देखना है. तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के बीच सामूहिक पहचान की कदम मतलब जो भावना है उसे पैदा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए. देखिए पहला देखते हैं यहाँ से. पहले यहाँ देख द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टुक मैनी इंपॉर्टेंट स्टेप टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आइडेंटिटी एमंग द फ्रेंच पीपल व्हिच वेयर. फर्स्ट नंबर पितृभूमि, ला पित्रे, नागरिक यानी ले सिटीजन्स, और एक विचार संविधान के तहत समान अधिकार और संयुक्त समुदाय की धारणा पर बल दिया गया. तो आइडियाज ऑफ द ला पित्रे यानी द फादरलैंड्स एंड ला सियोतेन यानी द सिटीजन emphasis the nations of the united community enjoy equal rights under constitutions. सेकंड जो कार्य किया गया वो था एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया और पहले के राजशाही ध्वज की उसने जगह ले ली. यानी ये न्यू फ्रांस फ्लैग द ट्रिकलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड्स. थर्ड नंबर क्या होगा. जो स्टेट जनरल था उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया और सक्रिय नागरिकों के एक समूह द्वारा इसे चुना गया. The State General was renamed the National Assembly and was elected by a group of active citizens. चौथा है केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली ने पूरे राष्ट्र के लिए एक समान कानून को लागू किया. A central administration system made uniform law of the entire nations. पांचवा क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित करना और राष्ट्र की आम भाषा के रूप में फ्रांसीसी को बढ़ावा देना, यानी discouraging regional dialect and promoting French and the common language of the nations, यानी इस प्रकार करके उनमें राष्ट्रीय भावना को पैदा किया गया. थर्ड नंबर है मारियान और जर्मेनिया. जो मारियान और जर्मेनिया कौन है, उन्हें जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है. तो हु वेर मारियान एंड जर्मेनिया, what was the importance of the way in which they were portrayed. तो यहाँ देखें आंसर. मारियान जर्मेनिया फ्रांसीसी और जर्मन राष्ट्र के लिए नारी रूप में थी. एक आपको पीछे क्लास में पढ़ाया गया है, आप अंतिम क्लास हमारी लेक्चर 4 देखेंगे तो हम मिलेगा. वे व्यक्ति यानी नारी के रूप में खड़े आदर्शवादी विचार, स्वतंत्रता और गणराज्य के प्रतीक थे. दोनों जो है किसके, आदर्शवादी विचार में स्वतंत्रता और गणराज्य के प्रतीक थे. जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व इस तथ्य में था कि जनता अपने प्रतीकात्मक अर्थ के साथ पहचान सकती थी और इससे उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होती थी, क्योंकि उन्होंने नारी का जो रूप दिया था वो राष्ट्र के रूप में उन्होंने उसे दर्शाया था. तो मारियान एंड जर्मेनिया वेयर रेस्पेक्टिव फीमेल allegories for the French and the German nations. They stood as person and female inflections of ideas like liberty and the republic. The importance of the way in which they were portrayed lay in the fact that the public could identify with their symbolic meanings, and these would instill a sense of national unity in them. नेक्स्ट देखते हैं. जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में संक्षेप में पता लगे लिखिए. तो द ब्रीफ एक्सप्लोर द
प्रोसेस ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन। देखिए इसकी वीडियो के बारे में अगर बात करें तो यह वीडियो आगे आपको एक जगह जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में अलग से बताया जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम आपको संक्षेप में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को बताएंगे। पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो पहला टॉपिक है ये सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। अभी इसी वीडियो में हमने पीछे बताया है कि एक जर्मन नेशनल असेंबली थी, फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में 18 मई 1839 को बुलाई गई थी। इस सभा ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का गठन किया जिसका नेतृत्व संसद के अधीन राजतंत्र के अधीन किया जाता था, यानी जिसमें ऐसी व्यवस्था थी संसद होगा और राजा जो है संसद के अधीन काम करेगा। हालांकि इसे अभिजात वर्ग और सेना के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके अलावा चूंकि यह मध्यम वर्गों के प्रभुत्व में था, इसलिए इसने अपने जनाधार को खो दिया और 31 मई 1849 को इसे भंग करने पर मजबूर किया गया। इतना आप पीछे भी फ्रैंकफर्ट संसद पे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद क्या हुआ। जब फ्रैंकफर्ट संसद समाप्त हो गई तो प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। तो उसके बाद किसने? प्रसा ने। इसके प्रमुख मंत्री थे ऑटो वन बिस्मार्क। इस प्रक्रिया के जनक माने जाते हैं और उन्होंने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्ष में 3 युद्ध से ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को पराजित किया और प्रसा की जीत के साथ यह युद्ध समाप्त हुए, जिससे एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और जनवरी 1871 में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप of the movement from national unification. Its chief minister Otto von Bismarck was the architect. The process carried out with the help of the Persian army and bureaucracy. There were very 7 years, यानी there was over 7 years with Austrian, Denmark and France ended the Persian victory and completed the process of unification in January 1871. In Persian, King William I was proclaimed German Empire in the ceremony held Versailles. अगला है 5वां और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे? What change did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? तो नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन ने 1804 में एक नागरिक संहिता की स्थापना की, जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था को उसके द्वारा शासित क्षेत्र में अधिक कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए। नेपोलियन established civil code in 1804, also known as the Napoleon Code. Napoleon introduced following change to make the administrative system more efficient in the area ruled by him. तो उसने किया क्या? उसने जो किया उसको देखना है। फर्स्ट चेंजिंग थी जन्मजात विशेषाधिकारों को समाप्त करना, यानी कि जो जन्मजात विशेषाधिकार थे उनको समाप्त किया गया, यानी बर्थ प्रिविलेंस एबोलिश्ड। दूसरा, समानता के अधिकार और संपत्ति के कानूनों के समक्ष सुरक्षित, समानता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार कानून के समक्ष सुरक्षित किए गए। इक्वलिटी राइट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर्ड बिफोर लॉ। थर्ड नंबर है सामंतीय व्यवस्था को समाप्त किया गया और किसानों को भूमि के स्वामित्व और जागीरदारी से मुक्त किया गया, यानी एबोलाइज्ड द फेडरल सिस्टम एंड फ्रीड द प्रेजेंट्स फ्रॉम लैंड ऑनरशिप एंड वेजुअल ड्यूटी। चौथा, एक समान वजन माप प्रणाली और राष्ट्रीय मुद्रा को लागू किया गया, जो माल और पूंजी के आवागमन की सुविधा प्रदान करता है, यानी इम्प्लीमेंट्स ए यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम and national currency that facilitates the movement of good and capitals। और इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। आपको इसी एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी जो लेक्चर 2 होगी, और उस लेक्चर 2 के तहत इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स करें।
धन्यवाद।